मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका नवांकुर के डिजिलेशन प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सदिश व्यवकलन। इसके पहले हम वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर के क्या टाइप होते हैं, वेक्टर का किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे सदिशों का व्यवकलन। व्यवकलन को हम घटाना भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर, एक कोई ये है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, और मैं ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है। तो घटाने के लिए अलग से कोई भी तरीका नहीं होता है। हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने ए वेक्टर को वैसा ही रहने दिया, बी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अभी बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसके डायरेक्शन को चेंज किया। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है, तो इसको हम बी वेक्टर के प्लेस पर माइनस बी वेक्टर लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस के प्लेस पर प्लस आ जाता है। अब हम इसको त्रिभुज नियम के अनुसार हल कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमें मिल जाएगा आर वेक्टर, अर्थात रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक सदिश में से दूसरे सदिश को घटाने का अर्थ होता है एक सदिश में दूसरे सदिश के ऋणात्मक सदिश को जोड़ देना। बाकी की जो इसकी प्रक्रियाएं हैं वो सभी जिस तरह से हम सदिशों का योग करते हैं उसी पर आधारित होती हैं। इसमें त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम सभी समान रूप से लागू होते हैं। सदिश व्यवकलन के अंतर्गत ही हम सदिशों का वियोजन समझ सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वह है सदिश वियोजन। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पर लिखा है वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है विभक्त करना, बांट देना, तोड़ देना। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जब हम सदिश और अदिश के अंतर पढ़ रहे थे तब समझा था कि सदिश का वियोजन किया जा सकता है। तो यहाँ पर सदिश वियोजन का अर्थ है, जैसे ये कोई एक सदिश है ए वेक्टर, और इसके हमने कुछ टुकड़े कर दिए, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर, और इन सभी को ऐड करें और दोबारा हमें ए वेक्टर प्राप्त हो जाए, तो इसी को बोला जाएगा सदिश वियोजन। अर्थात सदिश वियोजन का मतलब होता है किसी सदिश को दो या फिर दो से अधिक ऐसे भागों में विभक्त कर देना जिन सभी को जोड़ने पर या जिन सभी का परिणामी, जिन सभी का रिजल्टेंट वेक्टर अपने मूल वेक्टर या फंडामेंटल वेक्टर के बराबर हो जाता है। सदिश वियोजन के अंतर्गत हम समझ सकते हैं आयताकार घटक या समकोणिक घटक को। आयताकार घटक को हम समकोणिक घटक भी कहते हैं।
जैसे एक सदिश है ए वेक्टर, इस सदिश को हमने दो लंबवत घटकों में वियोजित कर दिया। इसका एक घटक x अक्ष की दिशा में लिया, जिसे हम मान लेते हैं ए एक्स वेक्टर, और दूसरा हमने y अक्ष की दिशा में लिया, जिसको हम मान लेते हैं ए वाई वेक्टर। यहाँ पर ए एक्स वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या क्षैतिज घटक बोलते हैं। इसी तरह ए वाई वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, इसे हम वर्टिकल कंपोनेंट या फिर ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो इस तरह हमने एक सदिश है ए वेक्टर, इसे दो घटकों ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर में वियोजित कर लिया है। दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यदि हम किसी एक सदिश को दो ऐसे घटकों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत होते हैं, तो इस वियोजन को ही हम आयताकार वियोजन या समकोणिक वियोजन कह सकते हैं। इसका हम कुछ थोड़ा सा डेरिवेशन कर सकते हैं। यहाँ पर x एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे माना जाता है आई कैप, y एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम j कैप से डिनोट करते हैं। और अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो एक और तीसरा यूनिट वेक्टर होता जैसे हम k कैप से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इसको किसी समतल में लेकर चल रहे हैं, इस कारण केवल दो एकांक सदिश होंगे। x अक्ष के डायरेक्शन में i कैप, y अक्ष के डायरेक्शन में j कैप। यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस इन दोनों पर लंब डाल देते हैं, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, एक आयत बन गया। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये ए एक्स वेक्टर है, तो ये भी ए एक्स वेक्टर होगा। ये ए वाई वेक्टर है, तो ये भी ए वाई वेक्टर होगा। बाकी इस रेक्टेंगल को हमने पी क्यू आर एस से डिनोट कर दिया। रेक्टेंगल भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है, तो हम इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम लगा सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगा देते हैं। समांतर चतुर्भुज के नियम में कहा जाता है कि यदि हम दो सदिश हैं, उन दोनों सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में क्रम से निरूपित करें, तो उनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल में या समांतर चतुर्भुज में विकर्ण है ए वेक्टर। इसके अगर दो आसन्न भुजाएं देखें तो एक है पी क्यू, जिसे हमने ए एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट करा है, और दूसरी है पी एस, जिसे हमने ए वाई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। मीन ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इसे हमने एक इक्वेशन ले लिया फर्स्ट। अब हम जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश, अगर हम ए वेक्टर का एकांक सदिश लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ए कैरेट और ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर के अपॉन में 1 लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप मॉड ऑफ ए वेक्टर। इस फॉर्मूले को हम एक्स एक्सिस पर अप्लाई करते हैं, तो एक्स एक्सिस पर अगर इसको लिखें तो एक्स एक्सिस
पर जो वेक्टर है वो है ए एक्स वेक्टर, तो हम ए वेक्टर के प्लेस पर ए एक्स वेक्टर लिख देते हैं इक्वल टू एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने आई कैप लिया है, तो आई कैप इंटू मॉड ऑफ ए एक्स वेक्टर। मॉड ऑफ ए एक्स वेक्टर को ओनली हम ए एक्स भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर इक्वल टू आई ए एक्स। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस पर लिखना चाहें तो वाई एक्सिस पर वेक्टर है ए वाई वेक्टर, यूनिट वेक्टर है जे वेक्टर और इसका मॉडुलस होगा मॉड ऑफ ए वाई वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह ए वाई वेक्टर इक्वल टू जे कैप इंटू ए वाई। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर को वैसा ही लिख देते हैं, ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर की वैल्यू है आई कैप ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर की वैल्यू जे कैप ए वाई। ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम वेक्टर का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें इसमें निकालनी है वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर का परिमाण। तो वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए हम किसी एक ट्राइंगल को लेते हैं और उस ट्राइंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा अप्लाई करते हैं। तो कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं, जैसे कि हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर इसमें साइन थीटा बनाए तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, अगर इसका परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर है ए बाय वेक्टर अपॉन हाइपोटेनस देखें वो है ए वेक्टर। यहाँ से अगर हम ए वाई वेक्टर की वैल्यू बनाएंगे तो वो बनेगी ए वेक्टर साइन थीटा। इसी तरह हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस ए एक्स वेक्टर अपॉन हाइपोटेनस ए वेक्टर और ए एक्स वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ पर इसे हम इक्वेशन 2 से डिनोट करते हैं, इसे इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 3 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 स्क्वायर। यहाँ से देखें तो इसका एलएचएस है ए वाई वेक्टर, इक्वेशन 4 में एलएचएस है ए एक्स वेक्टर, हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वाई वेक्टर स्क्वायर। लेकिन वेक्टर पर डायरेक्ट स्क्वायर लगाना गलत होता है, इसलिए हम इसको मॉडुलस के फॉर्मेट में लिख देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए वाई वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको वैसा ही लिख देते हैं। इन दोनों में से मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वाई वेक्टर स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। इस तरह हम जो आयताकार सदिश है या समकोणिक घटक है उनके मान निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक समझे। पहला टॉपिक समझा कि किस तरह सदिश का व्यवकलन करते हैं, दूसरा समझा
किस तरह सदिश को वियोजित किया जाता है, और तीसरा हमने आयताकार या समकोणिक घटक के बारे में समझा। अगली क्लास में हम सदिशों को किस तरह गुणा किया जाता है इसको समझेंगे। धन्यवाद।